तो देखिए क्या है कि अपना ये जो चैप्टर चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम, एनसीईआरटी में इसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें बहुत सारी बातें हमने ऑफलाइन ले ली थी और वो भी न्यू ईयर के पहले ही इसकी क्लास लगी थी। और आज हो गया लगभग आपका 14 जनवरी, तो काफी दिन गुजर गए हैं। तो मैं एक बार छोटा सा रिकैप करा देता हूँ 10 मिनट में। रिकैप कराऊंगा बस, और कुछ नहीं कराऊंगा, बस छोटा सा रिवीजन कि इसमें मैंने क्या कराया है। देखो बच्चे, मैंने कहा था इस चैप्टर में कि मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, कि मैंने नोट्स में बता दूंगा प्रॉपरली कि कहाँ तक मैंने पढ़ाया है, ताकि आपको बेटरली रिकॉल हो पाएगा। आप वही नोट्स फॉलो भी कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली रिकॉल हो पाएगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है ना। देखो एंडोक्राइन में चलते हैं, एंडोक्राइन में। और काफी दिन हो गए इसको चैप्टर को कंटिन्यूटी में, इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। और कुछ नए बच्चे आए तो वो घबरा ना जाए इस बात को लेते हुए, इसलिए मैं बस रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में क्या है कि मैंने कुछ ग्लैंड्स के नाम बताए थे। दीज आर द ग्लैंड्स। और मोटापटी तौर पर मैंने कहा था कि ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक वो होता है जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई डक्ट वाला पार्ट नहीं है, प्योरली वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं जो डक्टलेस हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हैविंग डक्ट हैं। तो ये दोनों मिला के ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस भी आता है। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब इसमें जो हार्मोन रिलीज करने वाले सेल्स हैं वो एक जगह क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेन्स हैं जो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड बिहेव करते हैं, मगर उसके अंदर हार्मोन रिलीज करने वाले सेल्स क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज्ड नहीं है, डिफ्यूज्ड हैं। वो है हार्ट, किडनी, जीआईटी मतलब एलिमेंट्री कैनाल। इनफैक्टली उसमें कुछ ही पार्ट जहां पे इंटेस्टाइन और स्टमक वाला पार्ट आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी एंड लीवर। इसमें भी एंडोक्राइन पार्ट होता है सेल का, लेकिन वो डिफ्यूज होता है। और ये डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड मिलके हमारे बॉडी का एक सिस्टम तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और इस सिस्टम का मेन मोटो है कि हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है उन सभी सिस्टम को इंटीग्रेट करना है। और ये सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ पार्टनरशिप करता है और दोनों मिलकर हमारे बॉडी के क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक। और उन दोनों नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को मिला के एक साथ हमने कहा था इंटीग्रेटिव सिस्टम, याद हो तो, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को भी कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। फिर मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में हम एक एक करके इन सभी ग्लैंड को पढ़ेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम कौन कौन से ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, इतना तो प्योरली पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा था कि पेनक्रियास का हाफ पार्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, और कौन सा हाफ पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट यहाँ पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। टेस्टिज ओवरी कंप्लीटली कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, 12th के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, टाइम पास होगा वहीं पे। वैसे मैं टेस्टिस और ओवरी के बारे में उतनी बातें मैंने बता चुका हूँ जितनी यहाँ बतानी चाहिए, क्योंकि चैप्टर काफी आगे निकल चुका था, बस रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है। जिनका छूटा है वो मेरे से अलग से बात कर लेना, मैं बता दूंगा आप कैसे कर सकते हो मैं तब। देन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में भी हाफ बातें ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे वही बात पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में जो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। इसका जो नर्वस रोल है वो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हार्ट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, किडनी एंड लीवर, किडनी पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लीवर अगेन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जीआईटी ये अगेन पढ़ेंगे पूरा का पूरा कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सब की कोई भी बात हम यहाँ पर जिक्र करने वाले नहीं, क्योंकि इन सबको वेरी डिटेल में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अदर चैप्टर्स। तो इसी संदर्भ में मैंने कहा चूंकि ये सारे के सारे ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड्स व्हिच हैव नो एनी डक्ट बट दे फॉर्म द हार्मोन्स and releases their hormone directly into the blood. They are called endocrine gland. और तब जाके मैंने हार्मोन्स के बारे में कुछ बातें उठा ली, और हार्मोन्स का मैंने आपको नॉर्मल डेफिनेशन बताया जो क्लासिकल डेफिनेशन है पुराना वाला। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन आ गया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इस पे ऑब्जेक्शन आ गया था, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्योरली तो नहीं है लेकिन वो हार्मोन रिलीज करते हैं। हाँ ये बात है सच है कि टारगेट ऑर्गन से बनता है, ब्लड के द्वारा डिफ्यूज होता है, और सॉरी सोर्स ऑर्गन से बनता है, टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के माध्यम से। ये बिल्कुल सच बात। तो एक क्लासिकल डेफिनेशन था। फिर मैंने नया डेफिनेशन दिया था, मॉडर्न डेफिनेशन,
मॉडर्न डेफिनेशन में मैंने सब बात बता दिया था कि नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल है तो फिर कैसा केमिकल, नॉन न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिटिव नहीं तो फिर कैसा है, ये रेगुलेटरी केमिकल है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, सोर्स सेल से बनता है, टारगेट सेल पर जाके एक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के माध्यम से, बॉडी में काफी कम अमाउंट में बनता है, इसका मतलब काफी रिएक्टिव होगा। फिर मैंने इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर ली थी। मैंने कहा था ये बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसलिए काफी ज्यादा इजिली डिफ्यूज होते हैं ब्लड के माध्यम से और काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, काफी कम अमाउंट में रिलीज होता है। यही तो अपने आप में एक जीता जागता एग्जाम सबूत है, प्रूफ है कि हार्मोन्स आर हाईली इफेक्टिव। और मैंने ये भी कहा था, याद करो, कि हार्मोन्स इतने इफेक्टिव है कि जिस दिन हार्मोन्स और इंजाइम का चैलेंज लग जाए इफेक्टिवनेस के मामले में, इंजाइम को अपनी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि इंजाइम आर ऑलरेडी वेरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, बट इंजाइम और हार्मोन्स का अगर रेस लगा दिया जाए कि कौन वेरी फास्ट रिएक्ट करता है तो हार्मोन आगे निकल जाएगा। दे आर वेरी फास्टिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। फिर मैंने ये भी कहा था कि बॉडी में कोई हार्मोन स्टोर नहीं होता एक्सेप्ट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कुछ महीनों के लिए स्टोर होता है हमारी बॉडी में, 3 महीने के आसपास, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा था कि हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होता है, नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी प्रकार का एंटीजेनिसिटी काउज नहीं करता, स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता। इसका मतलब ये है जो हार्मोन सुअर में होगा वही हार्मोन हमारे में भी होगा, इंसुलिन। और यही तो कारण है कि जब बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे नहीं बढ़ा था, जब इंसुलिन लेबोरेटरी में नहीं बना पाते थे, तो जानवरों को मार के, जैसे पिग वगैरह को मार के, गाय भैंस को मार के, उसके पेनक्रियास से इंसुलिन निकाल के ह्यूमन को देते थे एज अ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, सर डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज पढ़ेंगे हम आगे इसी चैप्टर में, तो उसके ट्रीटमेंट में देते थे। तो ये जीता जागता एग्जांपल है कि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में आप एक हार्मोन ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब दोनों हार्मोन सेम होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो भैया क्या है कि हार्मोन्स होता है उसका जो केमिकल उसके केमिकल नेचर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्मोन प्रोटीनेसेस भी होता है और एक हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का भी होता है। स्टेरॉइड नेचर मतलब लिपिड नेचर, प्रोटीनेसेस मतलब प्रोटीन का बना। फिर प्रोटीनेसेस में मैंने अलग अलग कैटेगरी का बताए थे, सिंगल एमिनो एसिड का बने हुए, सिंगल टाइप, उसमें लेस देन 10 एमिनो एसिड होते हैं इन जनरल, शॉर्ट पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। बातें हो चुकी है, नहीं करेंगे अब आगे। फिर स्टेरॉइड मतलब इसमें मैंने कहा था कि वो हार्मोन्स जो कोलेस्टेरॉल के डेरिवेटिव होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कहलाता है, सब बता चुके, बस रिकॉल करा रहे हैं। एंड उसमें 2 टाइप का हार्मोन होता है, मैंने कहा था स्टेरॉइड हार्मोन याद रखो, प्रोटीनेसेस अपने आप याद रह जाएंगे। सेक्स हार्मोन, मेल का एंड्रोजन एंड फीमेल का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजन का एग्जांपल इधर टेस्टोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, ये सब क्या हो गए, स्टेरॉइड, बाकी सब इसको छोड़ के कौन हो गए, प्रोटीनेसेस। सिंपल फंडा था। फिर मैंने कहा था कि हार्मोन हमारे सेल में एक्ट कैसे करता है, उससे पहले मैंने आपको कहा हार्मोन की सॉल्युबिलिटी 2 प्रकार की होती है, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। मैंने कहा था वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन में अंतर क्या है, कि वाटर सोल्यूबल वो हार्मोन है जो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो लिपिड में सोल्यूबल नहीं हो सकता, इसका मतलब प्रोटीनेसेस हार्मोन है, बट एक्सेप्ट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की केमिकल बॉन्डिंग में इस तरीके की केमिकल बॉन्ड है कि वो उसको लिपिड में सॉल्युबिलिटी दिला देता है। बाकी जितने भी प्रोटीन में बने हुए हार्मोन है वो सब वाटर सोल्यूबल है। अच्छा, लिपिड सोल्यूबल कौन है, स्टेरॉइड हार्मोन सारे एंड प्लस थायरोक्सिन। ये बातें हो चुकी थी बहुत डिटेल में। फिर मैंने कहा कि हार्मोन तो क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है, लेकिन कुछ सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जैसे साइक्लिक एमपी होता है एफएसएच हार्मोन के लिए, साइक्लिक एमपी एड्रेनलिन के लिए भी साइक्लिक मैसेंजर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है। साइक्लिक जीएमपी भी होता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये होता है एनएफ, एक हार्मोन है, अस्टाइल कोली हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है उसके लिए। आइनोसिटोल फॉस्फेट 3 मतलब आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम प्लस 2 ये इंसुलिन के लिए होता है। अच्छा, कैल्शियम प्लस 2 एफएसएच के लिए भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें हो चुकी है। फिर मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था, इसको मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा ब्रीफ करने में, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं बॉडी में एंड लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। देख लो आप यहाँ पे सारी बातें बता रखी हैं। फिर उसके बाद मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट कर दिया था और यही हम लोग पढ़ रहे थे, और ये डायग्राम मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था। अगर मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ये क्या है, ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस। बेसिकली हाइपोथैलेमस द पार्ट ऑफ डायंसिफेलॉन। मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो क्या है कि ये मान लो ऐसे, एक मिनट रुकता हूँ, जैसे मान लो कि ऊपर की तरफ ये एक छत है, साइड से दीवार ही दीवार चल रहा है, देखो साइड से दीवार ही दीवार चल रहा है, ये दीवारें चलती रहेगी, और नीचे से यहाँ पे एक बेस है,
और ये जो बेस है, ये वाली पेन, ये जो बेस है, दिस बेस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। और वो पूरा ऐसे है, नीचे ऐसे है पूरा, और इसमें छेद है, उसमें ये है। और उस मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है, एक्चुअली ये छेद उसमें नहीं है। बेसिकली क्या है कि हाइपोथैलेमस नीचे एक्सटेंडेड है और नीचे एक बोन है। ये सब बात बता चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो नीचे जो बोन है, उस बोन का नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कैविटी है, बोन का नाम तो स्फेनाइड है। स्फेनाइड बोन की जो सेला टर्सिका कैविटी है, हाइपोथैलेमस उसमें एक्सटेंड कर गया नीचे, यूं ऐसे नीचे एक्सटेंड कर गया। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट इनफंडिबुलम कहला रहा है। इसमें क्या क्या है, बातें हो चुकी है। इसमें लंबे वाले न्यूरॉन है और ब्लड कैपिलरी है। और वो ब्लड कैपिलरी कौन सा पार्ट ब्लड कैपिलरी है, वो पोर्टल वेन है। हाइपोफेजल पोर्टल वेन बात हो चुकी है। नीचे जाके यही इनफंडिबुलम फुल गया और एक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर दिया जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे वाला हिस्सा पार्स डिस्टलिस एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला हिस्सा पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बीच वाला हिस्सा पार्स मीडिया मिडिल पिट्यूटरी, और पार्स डिस्टेलिस और पार्स मीडिया को मिला के कहते हैं एडिनो हाइपोफेसिस, और पार्स नर्वोसा को कहते हैं न्यूरो हाइपोफेसिस। कारण समझा चुका हूं। ये दोनों मिला के पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% पार्ट है और 6 ट्रॉफिक हार्मोन बनाता है जो हमें पढ़ने हैं। सबका नाम भी बता चुका हूँ। ह्यूमन में मिडिल पिट्यूटरी मर्ज हो चुका होता है इस पार्स डिस्टेलिस के साथ, और ये पार्स नर्वोसा ये 2 हार्मोन बनाता है। ये पूरे एंडोक्राइन पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का 25% पार्ट बनाता है। ये 2 हार्मोन बनाता नहीं है, बेसिकली हाइपोथैलेमस से बने हुए 2 हार्मोन को स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। नाम बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ इसी में हम 6 हार्मोन कौन कौन से थे मैं आपको एक बार नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है सबका नाम, और उसी हार्मोन्स को हम लोग पढ़ रहे थे और तब जाके न्यू ईयर आ गया था और उसके बाद फिर क्लासेस ऑफ हो गई थी, ठीक है। तो वो कौन से 6 हार्मोन है, यहाँ पे सबके नाम देखिए, यही 6 हार्मोन। एक तो है ग्रोथ हार्मोन, एक है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एक है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे ये तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन हो गया। यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन और एमएसएच। इसमें से कितने हार्मोन हम लोग पढ़ चुके हैं? ग्रोथ हार्मोन पढ़ चुके हैं अच्छे से, यस और नो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी देख चुके थे, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन को भी देक चुके थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। गोनेडोट्रोफिन को, एफएचएच, एलएच को डिटेल में देख चुके थे, डिटेल। कई सारी बातें मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेट करी थी। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था वो ऑफलाइन का, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हमारी 4 हार्मोन की बात हो चुकी है। आज एंटर पिट्यूटरी के इन 2 हार्मोन पे बात करना है, प्रोलैक्टिन पे और एमएसएच पे। ये एक जस्ट रिकैप था आपके लिए कि अभी तक मैंने इस चैप्टर में क्या कराया है, क्योंकि कुछ बच्चे न्यू ईयर को लेकर नहीं आ रहे थे और कुछ बच्चे नए आए हैं आज, इसलिए मैंने रिकैप करा दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोलैक्टिन। जिनका छूट चुका है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो मेरे से संपर्क करना है, मैं आपको बता दूंगा कि ये मैं आपको कैसे करा दूंगा, ठीक है। अब जानबूझ के आप क्लास हो रहे हैं उसका कोई इलाज ही नहीं है, इस धरती पे इलाज नहीं है उसका, आपको दूसरे धरती पे जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन, तो देखिए अभी इस मीटिंग के लिए केवल बचा है 13 मिनट। ये प्रोलैक्टिन बीच में अटक जाएगा, मुझे डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। ऐसा कीजिए आप लोग अगले मीटिंग में तुरंत ज्वाइन कीजिए। जस्ट ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, नया मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, सेम लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा बिना बोले।